आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण से महत्वपूर्ण टॉपिक उठा के आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो हमारा टॉपिक है समास। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए, कई मैसेज आए कि सर हमें हिंदी का समास पढ़ाया जाए। तो मैं आपके लिए टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर हिंदी व्याकरण प्रारंभ से यानी वर्ण, शब्द, उसके पश्चात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनको पढ़ाने के बाद में मैंने आपको काल पढ़ाए और उसके बाद में संधि पढ़ाई। संधि के बाद में अब हम समास पढ़ रहे हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, जो आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी से संबंधित, आपको यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर सभी टॉपिक्स उपलब्ध हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, अति महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि मैं पहले आपको हिंदी विषय की ग्रामर के संबंधित जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट करवाऊंगा और उसके बाद में आपको संस्कृत विषय से संबंधित जो भी ग्रामटिकल पोर्शन है, ग्रामर का है, यानी संस्कृत व्याकरण का जो पार्ट है, वो भी आपको मैं इस YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से समझाऊंगा। काफ़ी वीडियोस संस्कृत व्याकरण से संबंधित भी यहाँ अपलोडेड है, आप देखिए। मैं कोशिश करता हूँ कि पहले आपको हिंदी में समझा दूँ। जब आप हिंदी में अच्छी तरह से संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय जब समझ लेंगे, कारक, विभक्ति चिन्ह, उसके बाद में आपको संस्कृत समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलो आज हम पढ़ते हैं समास। समास का मतलब होता है छोटा पद, यानी छोटा रूप। क्या करते हैं? छोटा रूप। अर्थात संधि और समास, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, संधि में और समास में क्या अंतर है। मैं बताना चाहता हूँ, संधि और समास दो अलग अलग है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है। आया समझ? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो, सरोज, ये एक शब्द है। आया समझ? क्या है ये? क्या बताया मैंने? सरोज। और यह ले लेता हूं मैं दशानन। सरोज और दशानन, आगे आपके समझे। सरोज एक शब्द है और दशानन एक शब्द है। अब दशानन में देखो, दशानन में क्या है? दो शब्द है, दस और आनंद, यानी 10 सिर है जिसके, अर्थात रावण। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने आपको बताया दशानन के लिए, वो क्या है? समास है। अब ये देखो, सरल, दंजन, ये देखो, ये दो व्यंजन मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? और इसमें लिखते हैं 10 सिर हैं जिसके। इस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं, संधि और समास में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि संधि में, ध्यान रखना, संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है। ध्यान रखना, यही महत्वपूर्ण अंतर है। और संधि में वर्ण अ से ई, अ आ इ ई उ स्वर और व्यंजन होते हैं। समास में महत्वपूर्ण बात है आप विभक्ति, यानी विभक्ति चिन्ह होते हैं। यह महत्वपूर्ण आपको अंतर, महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि समास में विभक्तियों का विलोप होता है, विभक्तियों का मेल होता है, यानी विभक्ति चिन्ह लगने के बाद में वो आगे उसका पूरा समास का विग्रह होता है। आया समझ में आप? तो अब हम पढ़ते हैं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं कि समास किससे कहते हैं। समास तो परिभाषा लिखने के लिए सीधी परिभाषा है, दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। परिभाषा लिखवाना चाहता हूं मैं आपको। जैसे सबसे पहले परिभाषा या अर्थ, परिभाषा लिखवा दें आपको। दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। सीधी परिभाषा है छोटे बच्चों के लिए, दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। या फिर दो सामासिक पदों के मेल को, दो सामासिक पद अलग अलग है, दोनों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आगे होगा आपको अच्छी तरह समझ में कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। ये दो से अधिक या दो से अधिक शब्द होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जब उनका मेल हो जाता है उससे क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। आया समझ में? दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अर्थ होता है इसका, समास का कोई अर्थ भी पूछ ले
यानी क्या इसका होता है छोटा रूप। समास का मतलब क्या होता है छोटा रूप, कोई छोटा रूप। जैसे मैंने बताया आपको पंचवटी यानी 5 झोंपड़ियों का समूह, 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, माता पिता। तो माता पिता क्या छोटा रूप, माता और पिता। तो ये हो गया। यानी समास में हम किसी भी सामासिक पद को क्या करते हैं, हम छोटा रूप लिखने के लिए हम उसको समास के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे देखो माता पिता, इसको तो कहते हैं हम समास। यानी जब दो जोड़े जाते हैं, अब देखो इसका विग्रह कीजिए। विग्रह शब्द के अंदर क्या होता है, यानी बीच में विभक्ति चिन्ह लगाओ। देखो जैसे कारक चिन्ह लगाओ, अन्य चिन्ह लगाओ। जैसे क्या लिखेंगे इसको, देखो माता और पिता, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो ये क्या इसका समास का, यानी दो सामासिक पदों को अलग अलग करना, वो क्या कहलाता है विग्रह। दो सामासिक पदों को जोड़ना क्या कहलाता है समास। आगे होगा आपके अच्छी तरह समझ में कि समास क्या है, समास का अर्थ क्या है। अब मैं बताना चाहता हूं कि समास का विग्रह बता दिया, समास बता दिया। अब मैं बताना चाहता हूं आपको समास के प्रकार, बहुत महत्वपूर्ण है। समास के प्रकार, तो अर्थ छोटा रूप हो गया। विग्रह के लिए मैंने आपको बता दिया, जैसे माता और पिता, ये इसका विग्रह हो गया। और समास कैसे हो गया, माता पिता। समास क्या हो गया, माता पिता। आया समझ इस तरीके से। अब बताना चाहता हूं प्रकार, समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले है अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास, तो मैं आपकी सुविधा के लिए बताना चाहता हूं, अपन एक एक को विस्तृत पढ़ेंगे। सबसे पहले अव्यय भाव समास क्या है। अव्यय भाव समास किसे कहते हैं, ऐसा समास, इसकी परिभाषा भी बताने तो आपके लिए, ऐसा समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो। ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है सब, ऐसा समासिक पद या ऐसा समास जिसका प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो। यानी अब देखो महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। अब ये तो गए समास के, अब इसके बाद में इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय भाव समास यानी पहला पद होगा वो उसका क्या होगा, अव्यय होगा। अव्यय का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन कहीं पे भी प्रयुक्त हो, लेकिन उसकी संरचना में बदलाव नहीं होता है। इसके लिए भी आपको हमारे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पे जाइए और वहाँ देखिए, आपको अच्छी तरह से अव्यय से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी। यानी अव्यय वो पद होते हैं जिस पर किसी भी लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, उनसे वो अप्रभावित रहते हैं। आगे समझे, तो अव्यय भाव समास जिसका पहला पद प्रधान हो, 2 पद होते हैं, आए समझे, और जिसमें पहला पद प्रधान हो और पहला पद हमेशा क्या होगा, अव्यय होगा। आया समझ, ये भी आप ध्यान रखना। एक बात बताता हूं कि यदि एक शब्द वापस पुनरावृत्ति होती है तो दोनों मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं। आया समझ, जैसे प्रत्येक, देखो इस नियम के लिए बताना चाहता हूं, नियम एक छोटा लिख दूं मैं आपको कि क्या कहता हूं कि एक शब्द पुनरावृत्ति हो, यानी शब्द की पुनरावृत्ति हो, शब्द की पुनरावृत्ति हो, तो दोनों क्या बन जाएंगे, अव्यय बन जाएंगे। दोनों क्या बन जाएंगे, अव्यय बन जाएंगे। जैसे देखो कैसे, प्रतिदिन, प्रत्येक, ऐसा समझो, प्रति और एक, प्रति और एक, हर कोई, हर एक, इस तरीके से अव्यय भाव समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो और उसका प्रथम पद हमेशा अव्यय है। आया समझे। अब इसके लिए आपको मैं महत्वपूर्ण उदाहरण बताना चाहता हूं कि क्या है, जैसे यथाशक्ति। देखो जैसे शब्द कौन कौन से आते हैं सुना आपने। अव्यय भाव समास का पता लगाने के लिए आपको देखो यथा, ये सब मिलेगा, प्रति, यथा, प्रति, आया समझे, और
शब्द की पुनरावृत्ति। क्या बताया मैंने? शब्द की पुनरावृत्ति। जैसे रातों रात, रातों रात शब्द की पुनरावृत्ति हो, शब्द के प्रथम पद में यथा, प्रति ये शब्द आते हो, और अ या आ उपसर्ग भी अधिकतर इनके साथ आता है। आया समझ में? अधिकतर जो अवयव होते हैं उनसे संबंधित जिस समाज को हम प्रयुक्त करते हैं वो अव्ययभाव समास कहलाता है। जैसे देखो, अब मैं उदाहरण के लिए बताता हूं आपको। यथाशक्ति, क्या ये? अव्ययभाव समास है। क्या ये? अव्ययभाव समास। अब देखो, यदि परीक्षा में आ जाए कि यथाशक्ति समास का विग्रह कीजिए, तो क्या करेंगे? यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। आगे आपके समझे? यथाशक्ति शब्द है, अव्ययभाव समास है, इसका विग्रह करेंगे हम तो शक्ति के अनुसार। ये इसका क्या हो गया? विग्रह अनुसार। अब देखो, एक हम लेते हैं, उसको समास बना जितना शीघ्र हो। देखो, जितना शीघ्र हो, उसको क्या बनाएंगे? ये तो विग्रह किया हुआ है, इसको समास बनाना है तो क्या लिखेंगे अपन? यथाशीघ्र। यथाशीघ्र, यथाशीघ्र है अव्ययभाव समास, इसका विग्रह करेंगे जितना शीघ्र हो। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण लें तो यथाकर्म। यथाकर्म यानी कर्म के अनुसार। यथावसर, यथावसर यानी अवसर के अनुसार। आपके समझ आ गया होगा। यथेच्छा, ये बहुत अच्छा है। यथेच्छा यानी इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार। यथेच्छा, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथाकर्म, यथावसर, यथेच्छा। जो यथा से संबंधित आपको मैं बता रहा हूं। प्रतिदिन, देखो प्रति शब्द आ गया, प्रतिदिन, यह भी हमारा अव्ययभाव समास का उदाहरण है। यानी देखो, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन भी कह सकते हैं आप विग्रह करने के लिए। प्रत्येक दिन, हर दिन या दिन दिन। प्रतिदिन में आप प्रत्येक दिन, हर दिन और दिन दिन में भी आप इसको विग्रह रूप में लिख सकते हैं। अब देखो, एक आ गया प्रत्येक, हर एक या हर कोई, हर एक। प्रत्येक यानी प्रति यानी हर, और एक का एक, तो हर एक या प्रति एक, हर एक लिखो, चाहे प्रति एक लिखो, या एक एक भी आप लिख सकते हो। एक एक, इस प्रत्येक का समास विग्रह हर एक, प्रति एक या एक एक होता है। प्रत्यक्ष, प्रतिधन, अक्ष, अक्ष आया समझ? यानी अक्षी के सामने, अक्षी यानी आंख यानी अपने समक्ष। तो क्या है? अक्षी के समक्ष, अक्षी के सामने या अक्षी के समक्ष भी लिख सकते हो, अक्षी के सामने भी लिख सकते हो, या आंखों के सामने भी आप लिख सकते हो। आ रहा आपके अच्छी तरह समझ में अव्ययभाव समास। अब इसका आगे उदाहरण लेते हैं आपके लिए। घर घर, देखो मैंने क्या बताया, जब शब्द की पुनरावृत्ति हो तो दोनों शब्द क्या बन जाएंगे? अवयव बने। घर घर यानी हर घर, हर घर, या आप इसको प्रत्येक घर भी आप इसको लिख सकते हैं। घर घर का समास विग्रह होगा प्रत्येक घर, या हर घर, या किसी के घर को नहीं छोड़ना। घर घर घूमने गए यानी हर घर गए, कोई घर बाकी नहीं छोड़ा। हाथों हाथ, देखो हाथों हाथ, ये उदाहरण बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले वाले एग्जाम में आए हुए हैं। तो हाथों हाथ मतलब क्या होता है? एक हाथ से दूसरे हाथ तक, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ है, इसका विग्रह होगा हाथ ही हाथ में। रातों रात, देखो रातों रात, रात ही रात में, रातों रात, हाथों हाथ, रात ही रात में, रात ही रात में। आया समझे? बीचों बीच, रातों रात, बीचों बीच, ठीक बीच में, मध्य में, यानी ठीक बीच में, इसका होगा रात ही रात में और ठीक बीच में। आपके अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद में साफ साफ देखो, अब और उदाहरण ले रहा हूं मैं आपके लिए।
साफ साफ, साफ साफ, दोनों शब्द है, दोनों मिलकर के क्या बन गए, अवयव बन गए। तो यानी साफ के बाद साफ, साफ साफ जगह, बिल्कुल साफ। इसको देखो, इसका विग्रह होगा बिल्कुल साफ, या साफ के बाद साफ, दोनों साफ साफ कर दो। देखो अब चल रहा है आमरण, आमरण यानी मरने तक, मरने तक। या मैंने क्या लगाया इसमें, आपको पता है, जैसे मैंने बताया था क्या है, प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय है, और इसको हम उपसर्ग के रूप में भी काम में ले सकते हैं। आमरण यानी मरने तक, आमरण मतलब होता है मरने तक या मरने पर्यंत, आए समझे, आमरण। और देखो आसमुद्र, समुद्र यानी समुद्र तक, समुद्र पर्यंत। भरपेट, यह बहुत अच्छा, देखो भर पेट यानी पेट भरकर, क्या लिखा, भरपेट का मतलब होता है पेट भरकर। भर पेट, भर शब्द है, अवयव शब्द है, और प्रधान है भरा हुआ, क्या होना, पेट, यानी पेट भरकर। इस तरीके से हम अनुकूल, जैसा कूल के अनुसार, अनु और कूल, अनुकूल, ऐसा समझ। अनुकूल शब्द क्या है, अवयव भाव समझ से संबंधित। याव जीवनम, बहुत अच्छा है, उदाहरण में बता रहा हूं आपको। याव जीवनम, देखो याव जीवन यानी जीवन पर्यंत, याव जीवन का मतलब होता है जीवन पर्यंत। याव जीवन भी अव्यय भाव समास का उदाहरण है। निर्विवाद, और महत्वपूर्ण उदाहरण बताना चाहता हूं मैं आपको। निर्विवाद यानी बिना किसी विवाद के, निर्विवाद, नी उपसर्ग भी है, आया शब्द, इसका मतलब होता है बिना विवाद के। निर्विवाद शब्द का समास विग्रह करेंगे, क्या होगा, बिना विवाद के, आया समझ में। अब एक महत्वपूर्ण, दरअसल यानी असल में, दरअसल यानी असल में। बाकायदा यानी क्या हुआ, कायदे के अनुसार, कायदे के अनुसार। इस प्रकार मैंने आपके लिए कोशिश की है कि अवयव भाव समास को किस प्रकार आपके समक्ष समझाना उचित होगा, ताकि आप कभी भी नहीं भूलें और आने वाली अपनी परीक्षाओं में पूर्ण में से पूर्ण नंबर प्राप्त करें, जिससे अवयव भाव यानी जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और वो अवयव होगा। यथा, प्रति, उपसर्ग के संबंधी आता है, यथा, और प्रति आता है शब्द यथाशक्ति, आए समझे। और प्रत्येक, प्रतिदिन, और ये निर्विवाद, दरअसल, अनुकूल, आमरण, भरपेट, ये जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं अवयव भाव से संबंधित हैं। इसके संबंधित मैंने आपको उदाहरण सहित बताने की कोशिश की है। तो साथियों, आज हमने लिया आपके समास का पहला पार्ट है, जिसमें हमने अवयव भाव समास आपके लिए प्रस्तुत किया है। 6 प्रकार में से पहला प्रकार अवयव भाव समास समझाया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और आप जो कोई भी आपको समस्या समाधान है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे। तो आप यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को आगे बढ़ाइए। नमस्कार।